अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 16 ऑफ द कोर्स। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या है, आप वेरिएबल्स के अंदर कैसे अपनी वैल्यूज को एक सॉर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस दे सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स का यूज करके अपनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है एक मिसलीडिंग कंसेप्ट के बारे में जो कि अक्सर इंटरनेट पे बताया जाता है, और वो ये है कि वेरिएबल्स को आपने अगर सोचना है तो ऐसे सोचना है कि वो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है, राइट। सो सवाल मेरा ये है आज कि अगर मान के चलते हैं वेरिएबल्स, हमारा जो स्टेटमेंट है जिसको हमने करेक्ट करना है वो क्या है कि लोग कहते हैं, अक्सर इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, आर बॉक्सेस दैट स्टोर वैल्यूज। अब मान के चलते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं कह रहा हूं num1, और num1 जो है मेरा वो है 67 का स्ट्रिंग, और हम कह रहे हैं कि num2 वेरिएबल जो है हमारा ये num1 के इक्वल है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं डायग्राम में इस चीज को लिखूं तो मैं सिंपल क्या कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया है num1 नाम का और एक वेरिएबल बनाया है num2 नाम का। हमारा num1 क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास मान के चलते हैं 67 का स्ट्रिंग है, और हमने num2 को क्या कह दिया है, ये किसके इक्वल है, num1 के, ठीक है। ऐसे ही कहा है ना, ये एरो इसकी तरफ आ जाएगा फिर, और ये एरो इसकी तरफ जा रहा है क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब मेरा सवाल सिर्फ सिंपल ये है कि अगर मैं यहां पे पहले वैल्यूज देख लेते हैं, हमने num1 को किसके इक्वल किया, 67 के स्ट्रिंग के, तो num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 67 का स्ट्रिंग, हमें समझ आती है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अब num1 की वैल्यू को चेंज करता हूं 76 के इक्वल, तो मेरे num2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अपने num2 को num1 के बॉक्स के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं और मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो क्या num2 की वैल्यू भी 73 हो गई है। मेरा सवाल ये है, अगर तो हम बॉक्सेस के कॉन्सेप्ट से जाते हैं, तो अगर मैं num2 देखता हूं तो वो तो 67 ही है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आप समझने के लिए एक हद तक कह सकते हो कि वेरिएबल ऑफ बॉक्सेस, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ जाएगा। तो सही थिंकिंग क्या रहेगी इसकी, हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, वेरिएबल्स वैल्यूज। सही थिंकिंग क्या रहेगी कि वेरिएबल्स आपके वैल्यूज की तरफ पॉइंट करते हैं। वेरिएबल्स कंटेन वैल्यू, वेरिएबल बॉक्सेस नहीं है वो वाले कि जिनके अंदर वैल्यूज हो, बल्कि वेरिएबल कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैल्यूज की तरफ पॉइंट करते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब मैंने वेरिएबल बनाया num1 और उसको 67 के इक्वल किया तो मैं कुछ इस तरह कह रहा था, ठीक है। और जब मैंने num2 का वेरिएबल बनाया और मैंने उसको कहा कि वो num1 के इक्वल है, तो मैं num1 की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिंपली num1 की वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। और num1 को जब मैंने कहा कि अब num1 73 के इक्वल है, तो हुआ कुछ भी नहीं है, ये जो पॉइंटर इसकी तरफ था ये सिंपली वैनिश होके 73 की तरफ आ गया, और पीछे बचा num2 जो 67 को ही पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे num1 जो था वो 73 की तरफ आ गया। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है num3 और वो 60 के इक्वल है, और num4 जो है वो इक्वल है num3 के, तो यहां पे तो num4 60 के इक्वल होगा, लेकिन वो क्या रहा है, num4 पॉइंट किसको कर रहा है, num3 की वैल्यू को, ये num3 को पॉइंट नहीं कर रहा। सो अगर बाद में मैं num3 को चेंज करता हूं और इसको 99 करता हूं,
एक सेकेंड, ओ मैं कॉस्ट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। इसको दोबारा से कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 60 and num4 is equal to num3। अब अगर मैं num3 को चेंज करूंगा, मतलब कि रीअसाइन करूंगा वैल्यू 99 की, तो एक नया पॉइंटर बनेगा जो कि 99 को पॉइंट कर रहा है इस बार। ठीक है, तो num3 की वैल्यू अब क्या हो गई है, num3 की वैल्यू अब क्या हो गई है 99, और num4 की वैल्यू मेरी हुई ही है 60। राइट, सो आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जब मैंने num3 कहा तो मैं पॉइंट कर रहा था 67 पे, और जब मैंने num4 कहा कि वो num3 के इक्वल है तो मैं num3 की वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा था। लेकिन बाद में मैंने क्या कह दिया कि num3 जो है वो 99 के इक्वल है, तो हुआ कुछ नहीं है, ये वाला जो पॉइंटर था ये खत्म हुआ है और num3 जो था वो नीचे आ गया है और उसने अपना पॉइंटर चेंज कर लिया है 99 की तरफ। num4 का पॉइंटर 67 ही है, मतलब कि num4 के अंदर जो वैल्यू है वो 67 है और num3 को नई वैल्यू मिल गई है 99। राइट, अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंस। अब एक्सप्रेशन हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन कोई भी एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इवैल्यूएट होता है और हमें एक वैल्यू ही रिटर्न करता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, जिस तरह की माई असाइंड वेरिएबल, मतलब कि कोई पहले से वेरिएबल है, मैं लिखूंगा वो मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये एक एक्सप्रेशन है। कोई भी चीज जो हमें वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 6 + 4 लिखता हूँ तो ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि वैल्यू होगी 10 की, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं ये लिखता हूँ ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये मुझे HTML का एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। स्टेटमेंट क्या है, ये कहती है कर दो, जो कहेगी कि जावास्क्रिप्ट को ये कहेगी कि कुछ कर दो। जिस तरह हम ये कह रहे हैं यहाँ पे let 10 is 6 + 4। हम यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट जाओ वेरिएबल बना दो। फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बना हुआ वेरिएबल हमारे पास पहले से, हम कह रहे हैं उसको नई वैल्यू असाइन कर दो। और फिर हम लास्ट पे कह रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर HTML के एलिमेंट को स्टोर कर दो। ठीक है, जो कर दो वाले सारे स्टेप्स हैं ये क्या है, स्टेटमेंट्स। ये डिफरेंस है आपका स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस का। हमने कोर्स के अंदर बाद में और भी कुछ स्टेटमेंट्स देखनी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे कहेंगे कि फंक्शन बना दो, या फिर बिगेस्ट वेरिएबल बना दो, या फिर अगर कुछ इस तरह है तो बिगेस्ट वेरिएबल को 5 के इक्वल कर दो या 4 के इक्वल कर दो, या फिर फॉर लूप चला दो स्ट्रिंग के ऊपर और फिर कुछ प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये सारे जो कर दो वाली चीजें हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, और जो चीज हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है वो है एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अरेज की। अब जब हम वेरिएबल की बात कर रहे थे ना, तो हम बात कर रहे थे कि हम कोई सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं या उसको याद करवा रहे हैं। अरेज के अंदर क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को याद करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी अरे एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को याद कर सकती है। और फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि अपने अरे को बनाना कैसे। अपने कंसोल के अंदर हम आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब अरे को बनाने के लिए आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो और ये आपकी अरे बन गई, सिंपल एज दैट। दोबारा से इधर से पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर इसके अंदर भी थोड़ा सा ना मिसगाइड होते हैं बच्चे। वो कहते हैं कि अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, असल में आप अरे डिक्लेयर नहीं कर रहे होते, आप कोई वेरिएबल होता है उसको अरे की वैल्यू असाइन कर रहे होते हो। सो हम क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ यही वाली इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि लेट सिनोनिम्स इज इक्वल टू एन अरे जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो मैं सिंपली क्या कह रहा हूं कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है सिनोनिम्स, उसकी जो वैल्यू है वो है अरे की, और उस अरे के अंदर कुछ और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज।
अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्रिमिटिव टाइप्स जितनी भी हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि अरेज भी आती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं सिनोनिम्स के वेरिएबल्स को की टाइप को देखता हूँ, यानी कि टाइप ऑफ, तो हम लोग कहते हैं कि सिनोनिम्स जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अरे क्या है, दोबारा से देखते हैं। अगर आपके पास कोई वेरिएबल था पहले, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे सिनोनिम वेरिएबल लिखता हूँ वार, इसके अंदर मैं एक सिंपल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, प्लीथोरा। इसके अंदर मैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। अरे क्या हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम अरे को वेरिएबल में स्टोर करके उसके अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सो सिनोनिम के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, पिलुत्रा, अरे और कॉर्नुकोपिया, 3 हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मैं इन स्ट्रिंग्स को निकाल कैसे सकता हूँ, क्या फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमने ये तो देख लिया कि हमने अरे कैसे बनानी है, हमने कोई वेरिएबल लिखना है, उसको अरे की वैल्यू देनी है, और उसके अंदर जितनी भी फर्दर ऑन वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं जो हम अरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग की वर्किंग में देखा था, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस थे और उसमें हमने देखा हमारे पास एक लेंथ का फंक्शन था, हमारे पास अरे के अंदर भी लेंथ का फंक्शन है। हमारी अरे के अंदर कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। तो सिनोनिम डॉट लेंथ अगर मैं करता हूं तो ये मुझे बता देता है कि मेरी अरे के अंदर 3 वैल्यूज है, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने अपनी स्ट्रिंग जो था हमारा, हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक शाम नाम का और इसके ऊपर मैं ऐसे आगे 0 लगाता हूँ तो ये मुझे पहली वैल्यू देगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमने कहा था कि ये इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 लिखेंगे तो आई आएगा, 1 लिखेंगे तो बी आएगा, 2 लिखेंगे एस आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास हमारी अरे की भी इंडेक्सेस है। हम अगर सिनोनिम्स लिखते हैं, ये एक अरे है और इसके बाद अगर मैं 0 लिखता हूं तो मुझे आएगा, क्या रिटर्न हो रहा है, प्लेथोरा। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो इसके ऊपर मैं दोबारा से भी फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें उसका मुझे पी रिटर्न कर देगा, लेकिन अभी हमने इतना फर्दर नहीं जाना, हम अभी सिर्फ यहां तक रह रहे हैं। सिनोनिम क्या है, एक अरे है, उस अरे के अंदर से मैं पहले एलिमेंट को, पहली वैल्यू को निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूँ, दूसरी को निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूँ, तीसरी को निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चौथी को निकालना चाहूं जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो वहां पे आ जाएगा अनडिफाइंड। वो कह रहा है आप निकाल तो रहे हो लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि जो अनडिफाइंड है, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसको आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो सिनोनिम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ के अंदर आपने क्या दिया था, स्ट्रिंग के टाइम पे आप कहते थे कि इसके अंदर आपने अगर एक शाम है तो आप उसके अंदर आई लिखोगे तो आपको पहला जो उसका इंडेक्स नंबर होगा वो बता देगा। इसी तरीके से हम इसके अंदर अपनी वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं प्लीथोरा, तो वो कहेगा कि इसका इंडेक्स जो है वो 0 है। सिमिलरली अगर मैं अरे लिखता हूं तो वो कहेगा इसका इंडेक्स 1 है क्योंकि इसकी पोजीशन 2 है, राइट। सो नेक्स्ट अब देखते हैं। अब वो कह रहा है कि जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपके पास इंक्लूड्स का मेथड था, जिस इंक्लूड्स हमें क्या रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। सो हम इसके ऊपर भी ये चीज कर सकते हैं, इंक्लूड्स प्लेथोरा, तो वो ट्रू कह देगा, लेकिन मैं प्लेथोरे कहता हूं तो फॉल्स कह देगा क्योंकि इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इसी तरीके से वो कहता है कि आपके पास फर्क अब कहां पे आता है, स्ट्रिंग्स जो थे मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता था, लेकिन अरेज को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मॉडिफाई करने से क्या मुराद होता है, मॉडिफाई करने से मुराद होता है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता था एज सच, जब तक कि मैं उसको रीअसाइन ना कर दूं, मैं इटसेल्फ उस वैल्यू के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। जो अरे है मैं उसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूं बगैर वेरिएबल को रीअसाइन किए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास है एक स्ट्रिंग, लेट स्ट्रिंग 1 इफ शाम, राइट,
अब अगर मैं कहता हूं स्ट्रिंग 1 डॉट टू अपर केस, तो ये मुझे ये रिटर्न कर रहा है। अब ये सिर्फ मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं दोबारा से स्ट्रिंग 1 को देखता हूं ना, तो वो इब्शाम वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। अगर मैंने इसको कैपिटलाइज करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको रीअसाइन करूंगा स्ट्रिंग 1 और फिर दोबारा से इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग्स को अगर मैंने सिर्फ इटसेल्फ इस वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो मुझे मेरे वेरिएबल को रीअसाइन करना पड़ेगा। अरेज के केस में ऐसा नहीं है। अरेज के केस में जो हमारे पास सिनोनिम्स की अरे है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके जरिए मैं इसके अंदर चीजें ऐड कर सकता हूँ, इसके अंदर से चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वो क्या है, जैसे कि मेरे पास कुछ मेथड है, दो मेथड है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, पॉप और पुश। पॉप क्या करता है, ये आखिरी जो वैल्यू होगी इसको डिलीट कर देगा, निकाल देगा, रिटर्न करवा देगा। फिर पुश क्या करेगा, ये आखिर के अंदर, आखिरी इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देगा। सो सिनोनिम डॉट पॉप अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी और मेरे पास ये दो वैल्यूज रह जाएंगी। सो अगर मैं ऐसे करता हूं तो वो मुझे, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, ये चीज मुझे रिटर्न भी कर रहा है। जो भी फंक्शन आपको कोई चीज रिटर्न करता है ना, उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ये बस आपने जहन में रखना है। अभी हम फॉर्म भी करते हैं इस चीज को। सो हमने क्या किया, सिनोनिम्स डॉट पॉप, जब मैंने पॉप किया तो मेरी इस अरे में से बगैर मेरे वेरिएबल को रीअसाइन किए कुछ भी मेरी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं अब आके अपने सिनोनिम की वेरिएबल को देखता हूं तो सिनोनिम का वेरिएबल एक अरे है जिसके अंदर दो वैल्यूज है। अब मैं कहता हूं कि मैंने इसको वापस ऐड करना है, तो मैं वापस ऐड करने के लिए डॉट पुश का यूज करूंगा। डॉट पुश क्या करेगा, मेरी अरे के एंड पे, बिल्कुल एंड पे, आखिरी इंडेक्स पे इस चीज को ऐड कर देगा। तो अब पुश क्या जब मैं कर रहा हूं तो मुझे वो क्या रिटर्न कर रहा है, मेरी अरे की लेंथ। तो मेरी अरे की लेंथ है जो वो 3 है। अगर मैं सिनोनिम को देखता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। सो जो ये फंक्शंस तो आपको समझ आ गए कि आप अपनी अरे के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चीजों को ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जैसे पॉप और पुश जो है वो हमारी आखिरी इंडेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास होती है दो फंक्शंस और, जिसको हम अनशिफ्ट कहते हैं और शिफ्ट कहते हैं। सो सिनोनिम डॉट अनशिफ्ट, और इधर मैं लिख सकता हूँ इब्शाम। तो वो कह रहा है कि अब आपकी अरे की लेंथ जो है वो 4 हो गई है। लेकिन अगर मैं अब सिनोनिम्स को आते देखता हूँ तो इब्शाम पहले नंबर पे आ गए। तो अनशिफ्ट क्या करता है, सबसे पहले इंडेक्स के अंदर एक और वैल्यू ऐड कर देता है, ठीक है, और बाकी सारे इंडेक्सेस को आगे एक प्लेस आगे, एक पोजीशन आगे दे देता है। इसी तरीके से अगर मैं सिनोनिम डॉट शिफ्ट करूंगा तो ये इब्शाम को निकाल देगा, तो ये मुझे इब्शाम रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं सिनोनिम को देखता हूं तो मेरे पास दोबारा से 3 वैल्यूज। अब हम बात करते हैं ये चीज जो हमें रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब आपने ना एक चीज याद रखनी है कि कुछ फंक्शंस होंगे कि वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेंगे और कुछ फंक्शन होंगे जो आपको वैल्यूज रिटर्न करेंगे, राइट। तो जो चीजें आपको रिटर्न हो रही है ना, उस चीज को आप स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, देखिए अब जब मैं कह रहा हूं ना सिनोनिम डॉट अनशिफ्ट इब्शाम, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे अरे के पहले इंडेक्स में इब्शाम की वैल्यू को ऐड कर दो, स्ट्रिंग को, और ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, 4, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं सिनोनिम डॉट अनशिफ्ट और मैं कहता हूं कि मेरी अरे के शुरू के अंदर कैचर को ऐड कर दो, हमें पता है कि ये मुझे रिटर्न करेगा 4, राइट। तो इस 4 को मैं डायरेक्टली अपनी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं करंट अरे लेंथ, तो करंट अरे लेंथ जो है वो 4 हो गई है, राइट। सो इस तरह चीजें हैं, जो चीजें ये रिटर्न होती है ना, वो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हो।
अब जिस तरह कि हमने देखा कि ऊपर हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने जो ये चीज देखी थी स्ट्रिंग 1, हमारे पास इब्शाम नाम का स्ट्रिंग 1 था, लेकिन स्ट्रिंग 1 को अगर मैं टू अपर केस करता हूं तो ये मुझे इब्शाम नाम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि लेट स्ट्रिंग 1 कैपिटलाइज्ड। तो स्ट्रिंग 1 कैपिटलाइज्ड को अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे अब बड़ा वाला इब्शाम दे रहा है। ठीक है, तो रिटर्न जो चीजें होंगी उनको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। और ये चीज आपने बस जहन में याद रखनी है कि फंक्शंस, ये जो होती है ना, हमने शुरू में बात की थी कि जो भी ऐसा सेंटेंस है जिसके आगे कुछ करली ब्रेसेस ओपन होती है सर्कल वाली, वो फंक्शंस होते हैं। आपने अब ये चीज याद रखनी है कि फंक्शंस कोई ना कोई चीज रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमने जब फंक्शंस बनाने हैं बाद में खुद अपने फंक्शंस, तो हमने उसके अंदर चीजों को रिटर्न करना भी है और नहीं भी करना। ठीक है, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट। हमने ये बस हमारी चीज एक रह गई है। हमने कहा हमारे पास एक रही है सिनोनिम्स की, वही है हमारी कैसर है। जैसे पहला हमने पुश पॉप देखा कि हमने फंक्शंस के थ्रू कैसे मॉडिफिकेशन किया। अब हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के थ्रू हमने कैसे मॉडिफिकेशन करनी है। तो सिनोनिम्स, अगर मेरे पास 0 इंडेक्स पे पहले कैसर पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू चेंज करके इब्शाम को ओपन कर। ठीक है, तो सिनोनिम्स अब इब्शाम आ जाएगा पहली वैल्यू पे। ठीक है, और ये अगर आप इसको ओपन करके देखो ना, तो यहाँ पे आपको ये इसके इंडेक्सेस भी शो करेगा 0 1 2 3 4 और इसकी लेंथ 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि अरे आपकी एम्प्टी भी हो सकती है, उसके अंदर कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। अब जिस तरह हमने जो हमारी अरे है ना, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन उन सब वैल्यूज की डेटा टाइप सेम है, राइट, स्ट्रिंग्स है। लेकिन अरे के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अरे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं सिनोनिम डॉट पुश 50। ठीक है, और अगर हम अब सिनोनिम्स को देखेंगे तो हमारे पास सिनोनिम की एक अरे है जिसके अंदर 4 स्ट्रिंग्स हैं और एक हमारे पास नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर करें, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करें। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैंने अब सिनोनिम्स की 50 वैल्यू को निकालना है तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, राइट। अब अरे और क्या कर सकती है, अरे अब आपकी चीजों को सॉर्ट भी कर सकती है। अरे के साथ आप कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। जिस तरह अगर आपके पास कोई अरे है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है बी ई एस और टी, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट करने का मतलब ये है कि अल्फाबेटिकली ये सही तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। मुझे पता लग रहा है पहली सॉर्ट है BEST, ये पहली सॉर्ट है। तो हम ऐसे करते हैं कि ए को इसके बाद डाल देते हैं ए। तो जब मैं इसका सॉर्ट करता हूं तो ए जो सा मेरा पहले ही आ जाता है, फिर बी आता है, फिर ई आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो ये जो सी और डी है इसको शुरू में ले आएगा ABCDEST, ये ऐसे कह रहा है। तो चीजों को ये सॉर्ट कर रहा है। अच्छा, ये सॉर्ट का मेथड ना, इसके अंदर और भी चीजें आती हैं। ये सिर्फ अल्फाबेटिकल चीजों को अच्छे तरीके से सॉर्ट करता है। ये सॉर्ट का फंक्शन ये न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर कभी कभार गलती करता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं ना कि 100 1000 और 2000, अभी तो ये गलती नहीं कर रहा। मैं क्या लिखूं यहाँ पे 404। देखिए आ गया ना आगे। जब मैं 404 लिख रहा हूं तो हालांकि 1000 से छोटा है, लेकिन सॉर्ट ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रख के चलना है। ये इसका सोल्यूशन भी है वैसे B-1। मैंने रिएक्ट के अंदर इसका सोल्यूशन यूज किया हुआ है। इसके लिए आप कस्टम सोल्यूशन लिखते हो, लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप सिंपली ChatGPT पे भी जा सकते हैं, आप MDN पे भी जा सकते हैं। अगर आपने MDN पे जाके देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉर्ट
और जिस तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर आप ऐसे लिखते हो तो कुछ ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे क्यों आ रहा है ये आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा। सो ये देखें, आप ये भी कर सकते हो, ये a माइनस बी जो है ना, ये मेन चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडिफाई दिस फंक्शन इन सच अ वे, यहाँ पे ऐड पैरामीटर्स टू दिस फंक्शन to correctly sort these values. तो ये पाइथन में बता रहा है जावास्क्रिप्ट। हाँ, अब ये देखिए, ये यहाँ पे बेसिकली इसको हम ना यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं डिमिस्टिफाई कि यहाँ पे कर क्या रहा है। अब अगर आप इसको सॉर्ट को इस तरह यूज करते हो ना, ए बी, इसके अंदर आप एक हाई लेवल फंक्शन, इसको हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, आप इसके अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट करके इसको दे रहे हो। अब इसका जो सॉर्टिंग का फंक्शन है ना, ये इसको करेक्ट कर रहा है। अब ये 1 के बाद 100 आ रहा है और 100 के बाद 404 आ रहा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है, पहले इसके बारे में सोचते हैं कि इसने किया क्या है। ये मतलब मुझे शुरू के अंदर बड़ा अच्छा लगा था, है ये बड़ा सिंपल सा है एल्गोरिथम है इसका, लेकिन करके सिंपली ये रहा है कि ये जो ए है ना, ये अगर मेरे पास लिखिए ना 100 और 1000 और इसी तरीके से 2000 और 404, तो ये कर सिंपली ये रहा है। ए का मतलब है कि हमारी पहली वैल्यू, बी का मतलब है हमारी दूसरी वैल्यू, और ये बारी बारी जो ए है बाद में ये बन जाएगा, फिर बी बाद में ये बन जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले ये क्या कर रहा है, ये इसको माइनस कर रहा है, इस 1 को माइनस कर रहा है इस 100 से, ठीक है। तो 1 को अगर मैं 100 से माइनस करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, -99। अगर तो मेरा आंसर माइनस के अंदर आता है ना, ठीक है, तो ये इस वैल्यू को पहले रखेगा, फिर ये क्या करेगा, ये 100 को माइनस करेगा 1000 के साथ, दोबारा माइनस के अंदर आएगा, ये इसी को रखेगा, 1000 को माइनस करेगा 2000 के साथ, इसी को रखेगा। जब ये 2000 को माइनस करेगा 404 के साथ, तो ये आंसर आएगा असेंडिंग के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको माइनस करते हैं 404 के साथ, 400 माइनस किया, पीछे रहेगा 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 496 पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव आएगा ना, तो ये इस चीज को पीछे रख लेगा, ठीक है। जिसका मतलब सिंपल ये है कि जो ए है हमारा वो बड़ा है हमारे बी से। सिंपल मतलब ये है, अगर ए हमारे बी से बड़ा है तो फिर असेंडिंग ही आएगा ना, तो बड़ी चीज को वो आगे रख लेगा और छोटी चीज को वो पीछे रख लेगा। सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है, लेकिन ये आपकी काफी हेल्प कर देगा बाद में। सो सॉर्टिंग मेथड के अंदर आपने ये याद रखना कि अल्फाबेटिकली चीजों को तो अच्छे तरीके से सॉर्ट करता है, लेकिन अगर आपने इसको और करेक्ट करना है फंक्शनली, तो आप इसके अंदर ये वाला फंक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक एरो फंक्शन है, आपको मैं अभी वैसे बता रहा हूँ, ये चीजें आपने बाद में जाके पढ़नी है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है जिसको आप ज्वाइन का फंक्शन कह रहे हैं। ज्वाइन का फंक्शन सिंपल क्या करता है कि आपकी अरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। सो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब ये कर क्या रहा है, हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास 9 टाइगर्स और बीएस है। जब मैं डॉट ज्वाइन करता हूँ ना, तो ये इन सब चीजों को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसके अंदर ये कॉमास आ जाएंगे, ठीक है। और जब फिर मैं पूरी चीज को पेस्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, डॉट ज्वाइन, और उसको पैरामीटर दे रहा हूँ कॉमा कॉमा स्पेस एंड। यही चीज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कॉमा कॉमा और दरमियान में एंड दे देता हूँ, तो अब वो जो कॉमे आ रहे थे ना वो अंदर दरमियान में वो मिट जाएंगे और दरमियान में हमारी एंड आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, कॉमास आते हैं, लेकिन हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि जब उनकी ज्वाइनिंग कर रहे हो आप वैल्यूज की अरे इनको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हुए, तो उनके दरमियान जो वैल्यू आनी है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं एंड की जगह प्लस भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी में जो मर्जी लिखूं, ठीक है। तो
ज्वाइन क्या करती है, आपकी अरे की वैल्यूज को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करती है और उसके अंदर आप दरमियान में कोई चीज ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कनकैट आता है। कनकैट क्या करता है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक शाम है तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ ch के साथ, और इस चीज को आप कहते हो कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन, ठीक है, दो चीजों को आपस में जोड़ना। इसी तरीके से आपके पास एक फंक्शन है अरे के अंदर जिसको आप कहते हो 1 2 3 डॉट कंकैट, और कंकैट के अंदर आप दूसरी अरे लिखते हैं 4 5 6। तो बेसिकली हमारे पास दो अरेज हैं, उनको ये एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, पहली अरे के आगे दूसरी अरे की वैल्यूज डाल देगा। तो हमारे पास अगर दो अरे हैं, लेट ए जिसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है और लेट बी जिसके अंदर 4 5 और 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं कहता हूं ए कंकैट बी, तो ये दोनों को एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और क्योंकि ये हमें एक नई अरे रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न नहीं कर रहा, नई अरे रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कॉस्ट सी इज इक्वल टू, तो मैं सी को खोलूंगा तो मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, जो कि एक कलेक्टिव वैल्यू है ए और बी अरे की, राइट। इसके अलावा आपने अगर अरे के फंक्शंस देखने हैं, आप एमडीएन के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा म्यूटेशन की। डेटा म्यूटेशन होती क्या है वैसे? डेटा म्यूटेशन कहते हैं कि आप अपने बेसिकली डेटा को चेंज कर रहे हो अरे के अंदर, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अब हमें थोड़ी सी डीप टाइप और करनी है। सो लेट ए बी सी अरे, यहां पर वो कह रहा है कि एक अरे को डिक्लेयर कर रहा है जिसके अंदर वैल्यूज है ए बी सी। फिर वो कह रहा है कि 1 के अंदर आप डी को बना दो, यानी कि ये बी की जगह आ जाएगा डी, राइट। और अगर ये ए बी सी को ओपन करेगा तो अब आएगा आंसर उसका एक अरे है जिसके अंदर ए बी और सी है, ए डी और सी है, राइट। इसी तरीके से वो कह रहा है लेट अ स्ट्रिंग जो कि एबीसी है, अब पहले स्ट्रिंग को आप कर दो डी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने पहले बात की है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग है ये वाला वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात सिर्फ सिंपल ये कहता हूँ ना, तो ये हमें रिटर्न जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू उसकी मॉडिफाई नहीं कर सकता जो स्ट्रिंग उसके अंदर एक दफा डल गया। लेकिन अरे के केस में आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। अब ए डी सी हो गया है, पहले ए बी सी था। ये आप जब चीजों को चेंज करते हैं ना, इसको कहते हो आप डेटा म्यूटेट कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स हैं जो, या कुछ डेटा होगा वो आपके पास म्यूटेबल होगा और कुछ डेटा होगा जो इम्यूटेबल होगा। इसी तरीके से आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जो म्यूटेबल होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे जो इम्यूटेबल होंगे। इम्यूटेबल की आप उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉस्ट की वैल्यू, अगर आपके पास कॉस्ट है और उसके अंदर कोई वैल्यू है, वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू से मुराद होता है एक ऐसी वैल्यू जो सिंगुलर है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी डेटा टाइप प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वाली जो वैल्यूज है वो कॉस्ट के अंदर इम्यूटेबल है, उनकी वैल्यूज को आप रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट के केसेस में, यानी कि अरेज और ऑब्जेक्ट्स के केसेस के अंदर ये डिफरेंट होता है। पहले हम देख लेते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के अंदर फर्क क्या है। म्यूटेबल क्या है? डेटा कैन बी एडिटेड, यानी कि अरेज या ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने अरेज पढ़ी है, तो अरेज की बात करते हैं कि अरेज के अंदर डेटा को आप एडिट कर सकते हो बगैर वेरिएबल को रीअसाइन किए। सिमिलरली इम्यूटेबल डेटा क्या होता है? इम्यूटेबल डेटा आपका हमेशा सेम रहता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स या दूसरे प्रिमिटिव टाइप्स। तो जितनी भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, अगर उनकी वैल्यू आपने एक दफा स्टोर कर दी है तो उनके ऊपर बगैर रीअसाइन किए आप उनके डेटा को म्यूटेट या चेंज नहीं कर सकते। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने एक अरे को डिक्लेयर किया है 1 2 3। यहाँ पे वो कह रहा है रिजल्ट 1
इज इक्वल टू नंबर 1 पुश 4। अब ये एक फंक्शन है जो कि ऊपर वाली अरे के अंदर 4 को पुश करेगा और पुश करने के बाद हमें ये इसकी लेंथ वापस करेगा, राइट। तो ये पुश कर देगा, हमें ऊपर पता लग गया कि नंबर 1 जो है उसके अंदर अब 4 चीजें आ गई हैं, लेकिन अब हम रिजल्ट 1 को अगर देखते हैं तो उसके अंदर 4 आ जाएगा। हमें पता है इस चीज का, हम ये पहले कर चुके हैं। इसी तरीके से वो कह रहा है कि नंबर 2 अरे है, नंबर 2 के अंदर वो एक 4 को ऐड करेगा, यानी कि नंबर 2 के अंदर 4 आ जाएगा बाद में, और ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 2 एक अरे है और रिजल्ट 2 क्या कह रहा है, वो इक्वल है नंबर 2 यानी कि 1 2 3 कंकैट 4। तो होगा क्या, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा एक अरे जो कि 1 2 3 4 होगी। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है नंबर्स 2 डॉट कंकैट का, ये आपको रिटर्न करेगा ये अरे, और ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये नंबर 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं नंबर्स 2 को देखता हूं तो ये अरे वैसी की वैसी ही रहती है, और रिजल्ट 2 को अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर अब कलेक्टिव अरे आ जाती है। अच्छा, वो बात ही समझा रहा है कि आप अपनी अरे को म्यूटेट कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी अरे को एडिट किया, लेकिन इस दफा हमें रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा था वो एक लेंथ में हो रहा था। एडिट हमारी ओरिजिनल अरे हो रही थी। और नीचे हमने क्या किया है, हमने पहली वाली अरे को पकड़ा है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज डाली है और एक नई अरे बनाई है और उसको फिर रिजल्ट 2 के अंदर ऐड कर दी, ठीक है। ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि कैट जो है एक नई अरे बनाता है, और जो पहले अरे होती है यानी कि पहली जो वैल्यू होती है उसकी अरे पकड़ के और नई अरे पकड़ के उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। अब वो कह रहा है सम एक्शंस म्यूटेट अरे। हमने यही अभी बात की कि कुछ एक्शंस होते हैं वो आपकी चीजों को म्यूटेट करेंगे ओरिजिनल अरे के अंदर। जैसे कि पुश है, पुश आपकी ओरिजिनल अरे की वैल्यू को एडिट कर देगा। अगर आपके पास एक अरे है ओल्ड अरे, उसके अंदर 1 2 3 है, अगर मैं पुश करता हूँ उसके अंदर 4, तो वो जो हमारी ओरिजिनल अरे है उसी के अंदर 4 को ऐड कर देगा। ए चेंज द अरे इन प्लेस, यानी कि उसी अरे को सिंपली चेंज कर देगा। फिर हमारे पास कुछ इस तरह के एक्शंस भी हैं जो कि ओरिजिनल अरे को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उस अरे की नई कॉपी बना देंगे, जिस तरह हमने कंकैट की बात की, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं अरे के, आप डिफरेंट फंक्शंस को एमडीएन पे जाके चेक कर सकते हैं, और आपके पास उधर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कॉमन फंक्शंस का ही आप यूज करेंगे, जिनकी आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे आपको आदत हो जाएगी। अब वेरिएबल्स जो है, हमने अभी शुरू में जो बात की कि वेरिएबल्स खुद भी इम्यूटेबल हो सकते हैं। हमने अभी तक, मेरे ख्याल से मैं कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज करता हूँ, लेकिन आपको मैंने ये वाला वेरिएबल पढ़ाया नहीं है। तो एक वेरिएबल होता है जो होता है लेट। एक तरीका ये है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं लेट से। एक तरीका ये है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्ट है, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। लेट का वेरिएबल जो होगा वो है ऐसा वेरिएबल जिसको बार बार मोहब्बत हो सकती है, और कॉन्स्ट का वेरिएबल वो है जिसको एक ही बार मोहब्बत होती है, यानी कि इसकी वैल्यू को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को आप रीअसाइन कर सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट वेरिएबल, उसकी वैल्यू ये है, इसको मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू को अगर मैं रीअसाइन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ऊपर वाले का हमें पता है, नीचे वाले को करके देख लेते हैं। ये मुझे एरर देगा क्योंकि आपकी कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आप इसकी वैल्यू को म्यूटेट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये सारी बातें सेम है। अब इम्यूटेबल वेरिएबल विद म्यूटेबल वैल्यू, अब इसका क्या मतलब? वो कह रहा है कि आपके पास एक इम्यूटेबल वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन आपके पास म्यूटेबल वैल्यू। अभी तक हमने जो म्यूटेबल वैल्यू पढ़ी है वो है अरे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इम्यूटेबल वेरिएबल है, जिसको हम कह देते हैं इम्यूटेबल वीर, लेकिन हमारे पास म्यूटेबल वैल्यू है, यानी कि अरे।
ठीक है, तो मैं अपने अरे को अभी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं अपनी अरे मेरी एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ बगैर रीअसाइन किए। तो वेरिएबल्स के साथ मसला क्या है, इम्यूटेबल वेरिएबल्स को मैं रीअसाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो म्यूटेबल है उसको तो एडिट कर सकता हूँ ना। तो मैं सिंपली ये कहूंगा इम्यूटेबल डॉट पुश 6। तो हालांकि ये कॉन्स्ट का वेरिएबल है, मेरी अरे फिर भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 5 थी, अब ये 1 2 3 4 5 6 हो गई है। अब सिमिलरली वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है अरे की और उसके अंदर 4 और 6 है। इसी तरीके से आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो कह रहा है ऑपरेंड्स की 0 वैल्यू और ऑपरेंड्स की 1 वैल्यू, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 10 का। और फिर वो कह रहा है ऑपरेंड्स 0 जो है वो 5 के इक्वल है, तो सिंपली ये 4 की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारी जो ऑपरेंड्स की अरे है वो यहाँ पे चेंज होके आ गई है 5 6 के बराबर, और जो न्यू सम निकलेगा वो हो जाएगा अब हमारा 11 के बराबर, राइट। सो अगर मैं ऑपरेंड्स को निकालूंगा तो वो इसके इक्वल होगी, जब मैं सम को निकालूंगा तो वो 10 के इक्वल होगा, न्यू सम मेरा 11 के इक्वल होगा। सो हो क्या रहा है, हालांकि हमारा वेरिएबल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल वेरिएबल क्या होता है, जिसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू। लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है। कॉन्स्ट को नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। लेकिन क्योंकि हमारी अरे की वैल्यू म्यूटेबल है तो मैं इन दोनों को आपस में लेके चल सकता हूँ। मेरा वेरिएबल इम्यूटेबल है, मेरी वैल्यू म्यूटेबल है। अब लास्ट पे वो बात करता है कि अगर आपके पास कोई चॉइस हो तो ट्राई करें कि आप इम्यूटेबल डेटा और वेरिएबल्स का यूज करें। यानी कि अगर आपके पास चॉइस है लेट और कॉन्स्ट के अंदर तो आप कॉन्स्ट का यूज करें और उसके साथ अरेज का यूज करें। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि देखिए ना, हमें अरेज के अंदर पता है कि हम वैल्यूज को अरेज के अंदर इटसेल्फ चेंज कर सकते हैं, तो हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्राइवेट है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर वैल्यूज के अंदर इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आपने रीअसाइनिंग क्यों करनी है, आप कॉन्स्ट का यूज करें। ठीक है, अब आपने जो एक चीज वैसे याद रखनी है वो ये है कि प्रैक्टिकली आप मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्ट का यूज करने वाले, जब आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्स्ट का यूज करेंगे, लेकिन कुछ टाइम आएगा वहां पे आप लेट का भी यूज करेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ी है काफी ज्यादा चीजें। हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स जो है वो पॉइंट करते हैं वैल्यूज की तरफ। वेरिएबल बॉक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा गलत है। आज हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। आज हमने पढ़ा कि अरेज क्या होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि आप कैसे किसी इम्यूटेबल वेरिएबल को म्यूटेबल वैल्यू यानी कि अरे के साथ जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।